हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से और आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाऊंगी। पाठ 3 शब्द विचार। देखिए बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि शब्द विचार था शब्दों विचार। पहले तो हम इस पाठ में जानेंगे कि शब्द की क्या परिभाषा होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में इनको बांट सकते हैं। तो पहले देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है अंगूर, भवन, बस, बालक। अंगूर, भवन, बस और बालक, ये चारों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द पहले तो हमें जानना होगा कि शब्द किससे बनते हैं, विभिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उल्टे सीधे लगा दें। वो वर्णों को जब हम सार्थक रूप में व्यवस्थित करते हैं जब भी कोई शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर अंगूर का इन्होंने वर्ण विभाजन किया है, अंग प्लस ग प्लस उ प्लस र प्लस अ, तो उससे बन गया अंगूर। ऐसे ही भवन का किया है, ऐसे ही बस का किया है। ये वर्ण मिलाकर कौन सा शब्द बना है, जैसे बस बनी है। ऐसे ही यहाँ पर बालक का भी वर्ण विच्छेद इन्होंने किया है। उपरोक्त चारों नामों के लिए प्रयुक्त ध्वनियों का एक विशेष अर्थ निकलता है। ये चारों नाम है अंगूर, भवन, बस और बालक, इन ध्वनियों का एक विशेष अर्थ निकलता है। अतः ये सार्थक ध्वनियां, सार्थक जिनका कोई अर्थ सहित, ठीक है, सार्थक ध्वनि शब्द ही सार्थक ध्वनि समूह ही शब्द बनाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण, जब वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो सार्थक होने चाहिए, उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं हमने उल्टे सीधे तरीके से कैसे भी जमा के उनको लिख दिया, ऐसा नहीं। उन वर्ण, जब हम उस शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ निकलना चाहिए कि ये शब्द बना है, ठीक है। अब ये शब्दों के भेद हम जान लेते हैं। देखिए बच्चों, कितने प्रकार के शब्द बताए गए हैं। यहाँ पर शब्दों के एक सारणी के माध्यम से बताया है, 4 प्रकार के बताए गए हैं शब्दों के प्रकार। अर्थ, सबसे पहला है अर्थ के आधार पर, फिर दूसरा है उत्पत्ति या उद्गम स्रोत की, कैसे उत्पन्न हुए, कहाँ से उत्पन्न हुए। तीसरा है बनावट या रचना के आधार पर, किस प्रकार से इनकी बनावट हुई, इनकी रचना किस प्रकार हुई। और अंतिम है प्रयोग के आधार पर, इनका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, अर्थ के आधार पर जो प्रथम वाला हम पढ़ेंगे सार्थक, और दूसरा है निरर्थक। सबसे पहले मैं यहाँ आपको सार्थक शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। सार्थक शब्द जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। सार्थक, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, अर्थ सहित। इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ सहित। जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वायु, पुस्तक, घर आदि, ये शब्द इनका अर्थ निकल रहा है ना, तो ये अर्थ सहित है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। पानी, वायु, पुस्तक, घर आदि। अब दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। पहला हमने पढ़ा सार्थक शब्द, अब दूसरा हम इसका पढ़ेंगे निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक बिना अर्थ के, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें बोलते हैं हम निरर्थक शब्द। जैसे हमने चपक, ची, ची, बाय आदि, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, हम इनका अर्थ निकालेंगे तो वही हो गए हमारे निरर्थक शब्द। अब दूसरा हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के बताए गए हैं यहाँ पर बच्चों। पहला हम लेंगे तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। पहला तत्सम, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में ज्यों के ज्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा की कुछ ऐसे शब्द है जो हिंदी भाषा में भी उसी प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे ही लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा में भी उनका उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य, सत्य, कार्य, प्रथम, सर्प, अग्नि, दुग्ध, नृत्य, शिखा, विद्यार्थी, पुस्तक, प्रकाश, कृषक आदि, ठीक है। अब दूसरा है इसका तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका रूप हिंदी में आकर बदल जाता है। उसमें क्या पढ़ा था हमने, तत्सम में जो का त्यों लिया जाता है। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उनका हिंदी में भी उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है, लेकिन तद्भव में यहाँ पर परिवर्तन है, ठीक है। हम देखेंगे क्या परिवर्तन है। जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं ना, उनका हिंदी में जाकर के उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, आकार बदल जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए आप
दुग्ध, हम संस्कृत में बोलेंगे दुग्ध, लेकिन हिंदी में इसका क्या रूप आ जाएगा? दूध। क्या आकार बदल जाए इसका? दूध। दुग्ध से दूध। नृत्य, नृत्य से नाच अर्थात नाचना, नृत्य करना। घृत मतलब घी, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा घी। अग्नि, आग लिखते हैं हम हिंदी में, अग्नि नहीं लिखते हैं। सूर्य से सूरज आदि। और तीसरा है देशज। देशज अर्थात देश में उत्पन्न, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देशज देश में उत्पन्न, जो हमारे देश में उत्पन्न हुए वो शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न, ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों से हमारे भारत देश के, और आम बोलचाल की भाषा में जब हम बातचीत करते हैं, किसी से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बातें करते हैं, तो वो उसी आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे खिड़की, खिड़की हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। पत्थर, पगड़ी, डिबिया, पड़ोसी, जूता, किताब, खिचड़ी, पैसा आदि हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं देशज शब्द। अब अंतिम है विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो गए। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, विदेशी, अपने देश के नहीं, विदेशी जो होते हैं, जो दूसरे देशों से आकर के हिंदी में प्रचलित हो गए, जिनको हम भारत देश में हिंदी भाषा में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन है कौन से शब्द? विदेशी, दूसरे देशों के, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, स्टेशन है, जमीन है, सब्जी, वकील, आदमी, स्कूल आदि। ठीक है। अब अगले लेते हैं हम बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के बताए गए हैं। रूढ़ शब्द, पहला लेंगे हम रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और टुकड़े करने पर निरर्थक होते हैं। बनावट के आधार पर पहला हमने लिया रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है कि सबसे पहले तो हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते, इनका विच्छेद नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, और अगला हमने इनका विच्छेद कर दिया, इनके टुकड़े कर दिए, अलग अलग कर दिया, तो फिर ये निरर्थक हो जाती, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, अब घर का हम जब हम टुकड़े कर देंगे, घर फिर र बोलेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं होगा ना, तो जब हम इनको मिलाकर बोलेंगे तभी इनका सार्थक शब्द निकलेगा, घर, जहां हम रहते हैं। ठीक है, स्थान, तो घर, ये होते हैं रूढ़ शब्द, क्योंकि हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। फल, हाथी, मेज, गाजर आदि, आप भी इनके टुकड़े टुकड़े करके देखना, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। यौगिक शब्द, दूसरा हम लेंगे यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक, नाम से ही पता पड़ रहा है यहाँ बच्चों, यौगिक, मिले हुए, योग से। तो जब शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जो भी, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। यहाँ देखिए उदाहरण दे रखे हैं, विद्या प्लस आलय, 2 शब्दों के योग से मिल रहा है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। नील प्लस कमल, नीला कमल, नील कमल, हो गए ना ये 2 शब्दों के योग से। देखिए पूरे शब्द है ये। स्नान प्लस घर, स्नान घर, घोड़ा प्लस गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। ठीक है। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक, और ये यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों के योग से बने हुए हैं। योग रूढ़, ये शब्द यौगिक होते हैं पर एक विशेष अर्थ में ही इनका प्रयोग होता है। योग रूढ़ यौगिक होते हैं, मिले हुए तो होते हैं, लेकिन एक इनका विशेष अर्थ में ही प्रयोग किया जा सकता है। नील प्लस कंठ, नीलकंठ का अर्थ है शिव के रूप में रूढ़ हो गया, अर्थात इनका किसके लिए प्रयोग किया गया? नीलकंठ का भगवान शिव जी की, उनका कंठ नीला है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नीलकंठ। हमने यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, जब हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी तो यहाँ पर कहा गया था कि इनका जो प्रयोग है वो एक विशेष अर्थ में ही होता है। ठीक है। सुर प्लस सरिता, सुर सरिता का अर्थ है गंगा, इसका प्रयोग हम गंगा के रूप में ही करते हैं। और हम शब्द का अंतिम रूप पढ़ने जा रहे हैं कि अंतिम प्रकार, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के बताए गए यहाँ पर। पहला हम पढ़ेंगे विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। अंतिम है ये शब्द का रूप प्रयोग के आधार पर, जिसमें पहला हम लेंगे विकारी शब्द। इनके रूप में क्या क्या होता है देखिए बच्चे, इनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। जो विकारी शब्द होते हैं, लिंग, वचन और कारक के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये 4
प्रकार के विकारी शब्द है। कौन कौन से बताएं बच्चों यहाँ पर विकारी शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। लेकिन जब इनके रूप, लिंग और वचन और कारक होता है तो इनमें परिवर्तन आ जाता है इनके अर्थ में। अब दूसरा हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। अविकारी शब्द होते हैं जो के त्यों होते हैं। इनके रूप में कभी कोई लिंग, वचन हो या कारक को कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये जो के त्यों बने रहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय होते हैं ना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के अविकारी है। अविकारी शब्द होते हैं अव्यय शब्द, जिनमें किसी भी प्रकार का, इन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कितने प्रकार के बताए गए हैं अविकारी शब्द? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस पाठ में शब्द विचार पढ़ा। हमने इसमें शब्दों की पहले परिभाषा देखी, फिर शब्दों के प्रकार के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू।